संस्कृत सीखो के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय की हरियाणा बोर्ड की पूर्व वार्षिकी परीक्षा का प्रश्न पत्र सरल किया था। जो प्री बोर्ड का पेपर आया था उसको हमने सरल किया था। आज हम हरियाणा बोर्ड की ही 12वीं कक्षा के संस्कृत विषय की पूर्व वार्षिकी परीक्षा के प्रश्न पत्र को सरल करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार आपको प्रश्न पत्र को हल करना चाहिए। सबसे पहले पेपर में आप जो रोल नंबर के लिए स्थान दिया गया है, अनुक्रमांक के लिए स्थान दिया गया है, उसमें आप अनुक्रमांक लिखेंगे और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अनुक्रमांक के अतिरिक्त इस प्रश्न पत्र पर कुछ भी नहीं लिखना है। कई बार हम वैकल्पिक अर्थात एमसीक्यू के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तरों पर ठीक का निशान या ऐसे सर्कल करके निशान लगा लेते हैं। किसी से पूछकर या स्वयं भी घर पर जाकर चेक करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना दंडनीय है। फ्लाइंग आपका केस बना सकती है। आप ये ध्यान रखें, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। बाकी कुछ सामान्य निर्देश हैं, उनको भी आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं और सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर आपको प्रश्न संख्या के साथ एक स्थान पर ही लिखने होते हैं। साथ ही आप यह भी देखें कि अपठित अवबोधन 10 अंक का आता है, रचनात्मक कार्यम 17 अंक का, पठित अवबोधनम 30 अंक का आता है, अनुप्रयुक्त व्याकरण जो 6 अंक के रहेगी और पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न जो होते हैं वो 17 अंकों के आपके पेपर में आएंगे। खंड कैसे हम शुरू करते हैं? अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम आप जानते हैं, अनसीन पैसेज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और सबसे पहले आपको इस पैसेज को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद ही प्रश्नों के उत्तर देने शुरू करने हैं। यहाँ हम इसको पढ़ेंगे नहीं, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसे 2 बार पढ़कर ही पेपर में आंसर देना शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, केवलम प्रश्न द्वयम, और ये 2 अंक के हैं। आपको 2 प्रश्न करने हैं, दिए गए हैं 3, कोई 2 आप कर सकते हैं और एक पद में उत्तर देंगे, पूर्ण वाक्य में इनके उत्तर नहीं देंगे। पहला प्रश्न, मनुष्यस्य शोभा कया भवति। मनुष्य की जो शोभा है वो किसके द्वारा होती है? इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षया। इस लाइन में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, मनुष्यस्य शोभा तो शिक्षया एव भवति, लेकिन हमें एक पद में देना है तो उत्तर लिख देंगे शिक्षया। दूसरा प्रश्न, शिक्षा विहीनः कह नाद्रियते लोकैः। तो इस लाइन में आपको यहाँ इसका उत्तर मिलेगा, शिक्षा विहीनो मूर्खः नाद्रियते लोकैः। तो इसका उत्तर हो जाएगा मूर्खः। तीसरा प्रश्न है, कस्याः महत्वम सर्वेषाम एव विदितम। इसका उत्तर आपको इस पहली लाइन में मिल जाएगा, शिक्षायाः महत्वम सर्वेषाम एव विदितम। उत्तर हो जाएगा शिक्षायाः। अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्य न उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में आप उत्तर दें, सत्कार्य प्रवृत्ति कया भवति। इसका उत्तर आपको मिल जाएगा यहाँ, शिक्षाम अंतरेण न केशाम अपि सत्कार्य प्रवृत्ति संभवति। ये 12वीं कक्षा है तो यहाँ प्रश्न पूछने का स्तर थोड़ा सा कठिन हो सकता है, आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद आपको उत्तर लिखने हैं। कई बार आपको पैसेज से सीधा सीधा लाइन में उत्तर नहीं मिलेगा, आपको समझना है और उसके बाद उत्तर देना है। अपठित गद्यांश की वीडियो एक चैनल पर विद्यमान है, किस प्रकार से आपको उनको समझना है, उत्तर देने हैं, विस्तार से उसमें बताया गया है। आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्कार्यः प्रवृत्तिः शिक्षया भवति। पिता एव शिक्षा किम करोति। तो इसका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा, शिक्षा मनुष्यस्य रक्षा पदे पदे माता एव च हित कार्ये निमित्तं पिता एव करोति। तो यहाँ से इसका उत्तर हम बनाएंगे और उत्तर हो जाएगा, पिता एव शिक्षा मनुष्यस्य रक्षा करोति। जैसा प्रश्न में पूछा गया है उसी प्रकार से आप उत्तर लिखें, अनावश्यक जो चीजें हैं उन्हें आप छोड़ दें। तीसरा प्रश्न, शिक्षा विहीना नरः कीदृशः भवति। तो शिक्षा विहीना नरः पशुतुल्यः भवति। यहाँ इस लाइन में इसका उत्तर है, ये सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। अगला जो प्रश्न है वो है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते
उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। संस्कृत में आपको इसका शीर्षक लिखना है और ये 1 अंक का रहेगा। इस गद्यांश को पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि इसमें शिक्षा के महत्व को बताया गया है। तो इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा शिक्षायाः महत्वम। शिक्षायाः महत्वम। अगला प्रश्न देखिए, यथा निर्देशम उत्तरतः। जैसा आपको निर्देश दिया गया है वैसे ही आप उत्तर लिखिए। केवलम प्रश्न त्रयम, और इसमें 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, 3 करने हैं, 3 नंबर के रहेंगे। पहला प्रश्न है शिक्षा विहीन नरः पशुतुल्यो भवति अत्र किम क्रियापदम। इसमें क्रियापद क्या है? तो इसमें क्रियापद भवति है। और जैसा मैंने उस वीडियो में भी बताया है कि क्रियापद हमेशा सरल वाक्यों में अंतिम शब्द ही होता है। दूसरा प्रश्न, शिक्षा विहीनः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। तो शिक्षा विहीन का जो विशेष्य पद है वो आप पैसेज में देखें, आंसर है नरः। उससे अगला, अशोभा इति पदस्य विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। तो अशोभा का विलोम पद है शोभा। अगला, वस्तुतः मनुष्यस्य जीवनम शिक्षां विना निरर्थकम एव अस्ति। अस्मिन् वाक्ये अस्ति क्रियायाः कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। तो चैनल पर कारकों के लिए भी वीडियो विद्यमान है, सभी कारकों की वीडियो है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और कर्ता कारक की वीडियो को आप देखेंगे तो और विस्तार से आप उसको समझ पाएंगे। यहाँ ये जान लें कि यहाँ पर जो कर्ता है वो है जीवन। खंड ख, रचनात्मकम कार्यम। रचनात्मक कार्य है सत्संगति, प्रातःकालीन भ्रमण, अनुशासन और मम विद्यालय। ये 4 आपको विषय दिए गए हैं और किसी एक पर 5 वाक्य आपको लिखने हैं, 5 नंबर का रहेगा। तीसरा जो प्रश्न रहेगा वो है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। केवलम प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न आपको करने हैं, 4 यहाँ दिए गए हैं और 2-2 अंक के रहेंगे। उपेंद्र वज्रा छंदसः लक्षणम की। उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण क्या है? तो आपको ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा। उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण होता है उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ। अनुष्टुप छंदसः उदाहरणम किम। तो अनुष्टुप छंद का कोई भी आप उदाहरण दे दें जो आपने 6ठी कक्षा से लेकर पढ़ा हो, अभी इस क्लास में पढ़ा हो, कभी भी पढ़ा हो, किसी भी अनुष्टुप छंद के उदाहरण को आप यहाँ लिख सकते हैं। मालिनी छंदसी कति वर्णा भवन्ति। ये समझने का है, इसको समझे। मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं ये पूछा गया है। तो मालिनी छंद का जो लक्षण है वो है नाना माया ज्योतियम मालिनी भोगी लोकई। अर्थात भोगी और लोकई पर इसकी अति है, 8 और 7 वर्णों पर। तो 8 और 7 15 वर्णों का ये समृद्ध है और एक चरण में 15 है तो 4 चरण पूरे होते हैं तो हो जाएगा 60। प्रश्न है मालिनी छंदसी कति वर्णा भवन्ति। तो मालिनी छंद में 60 वर्णा भवन्ति। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। अगर ये पूछ लिया जाए कि मालिनी छंदसी प्रति चरणे या प्रतिपादे कति वर्णा भवन्ति, तब आप 15 अर्थात पंचदश ये लिखेंगे। लेकिन अगर छंदसी पूछा है, चरण में नहीं पूछा है, पूरे छंद में पूछा है, तो आप चारों चरणों के ऐड करके जमा करके जो वर्ण है वो लिखेंगे। एक ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें आपको खाली स्थान भरना है। तो वसंत तिलका छंद का ये लक्षण है, वहां का एक शब्द यहाँ से इन्होंने गायब कर दिया है। लक्षण की पूर्ति आपको करनी है, एक स्थान भरना है। तो उक्ता वसंत तिलका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। केवलम प्रश्न त्रयम। उसी प्रकार से ये ऊपर वाला जो प्रश्न था वो छंद से था और ये अलंकारों से। पहला प्रश्न है उत्प्रेक्षा अलंकारस्य लक्षणम किम। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। वहां लिखा है भवेत संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना या परेन्द्र।
कोई भी लिख सकते हैं। ये साहित्य दर्पण से इसका लक्षण दिया गया है और साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ जी द्वारा लिखा गया है। अनुप्रास इत्यस्य अलंकार से उदाहरणम किम, तो कोई भी अनुप्रास अलंकार का आप उदाहरण लिखेंगे। उपमा अलंकार से लक्षणम किम, तो उपमा अलंकार का लक्षण भी साधर्मम उपमा भेदे, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अंतिम है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, रिक्त स्थान पूर्ति करें, तो ये अनुप्रास अलंकार का लक्षण है, तो आप यहाँ लिख देंगे अनुप्रास, इस प्रकार से खाली स्थान इससे भर देंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, पठिता बोधनम अधोलिखित पद्यांश से हिंदी भाषया सप्रसंग सरलार्थम लिखत। सप्रसंग आपको सरलार्थ लिखना है और ये जान लें कि ये 4 अंक का होता है और जो इसकी मार्किंग स्कीम बोर्ड ने वेबसाइट पे डाली है उसमें स्पष्ट लिखा है कि इसमें आपको 4 अंक जो है उसमें 1+3 ऐसे आपको अंक मिलेंगे। 1+3 का मतलब ये है कि एक आप प्रसंग लिखेंगे उसके लिए 1 अंक होगा और जो आप सरलार्थ लिखेंगे उसके लिए 3 अंक होंगे। कितना ही अच्छा आपने सरलार्थ लिख दिया है लेकिन आपने प्रसंग नहीं लिखा है तो आपको 3 अंक ही मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे। और आप केवल प्रसंग लिखते हैं, सरलार्थ नहीं लिखते हैं, तब भी आपको 1 अंक मिलेगा 4 अंक में से। ये बात आप समझ लें। पहला जो ये श्लोक दिया गया है वो है सहसा विदधीत न क्रिया, और ये श्लोक सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है, महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम ग्रंथ से ये श्लोक लिया गया है। विद्या चा विद्या च यस्तद वेदो भयम सह, यह वाला जो मंत्र है वह विद्यामृतम अश्नुते, पहला ही पाठ है, ईशावास्योपनिषद का ये भाग है। अगला प्रश्न है अधोलिखित गद्यांश से हिंदी भाषया सप्रसंग सरलार्थम लिखत। जिस प्रकार से आपने सप्रसंग सरलार्थ श्लोक का लिखा है उसी प्रकार से अब आपको गद्यांश का लिखना है। और पहला है तात चंद्रा पीड़, यह जो गद्यांश है यह गद्यांश सुखनासोपदेश से लिया गया है। गद्य कवि बाण भट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी से ही आपका गद्यांश लिया गया है, वहां से इसको पढ़ें आप। अगला इसके अथवा में जो है आप ये चाहे ऊपर वाला करें या नीचे वाला कोई भी एक करें। यह है इति एवं विचार्य सर्वस्व दक्षिणम यज्ञम कर्तुम उपक्रांतवान, और यह गद्यांश विक्रमस्य औदार्यम नामक पाठ से लिया गया है। सिंहासन द्वात्रिंशिका नामक कथा संग्रह से यह पाठ लिया गया है, तो उसे आप पाठ से पढ़ें। अगला जो प्रश्न है अधोलिखितासु सूक्तिषु मात्र द्वयो सूक्तयो भावार्थम हिंदी भाषया लिखत। 4 अंक का ये रहेगा। 4 में से 2 सूक्तियों को आपको करना है, 2 अंक की एक सूक्ति होगी। और इसी का एक अथवा में भी प्रश्न दिया गया है, जो अन्वय के लिए एक श्लोक दिया गया है, उसके लिए खाली स्थान आपको दिए गए हैं और मंजूषा में इसके लिए शब्द भी दिए गए। अब आप या तो सूक्तियों का भावार्थ लिख सकते हैं या फिर अन्वय वाला ये प्रश्न कर सकते हैं रिक्त स्थान भरने का। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि हमेशा आप अन्वय वाला ही प्रश्न करें, ये आसान भी रहता है। फिर भी सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति, अगर आपको ये प्रश्न करना है तो यह बाल कौतुकम नामक पाठ से लिया गया है, तो भवभूति के ग्रंथ उत्तर रामचरितम से पाठ लिया गया है। तो इसमें आपको केवल भावार्थ लिखना है, प्रसंग की आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसंग लिखना चाहें तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्रसंग आपसे पूछा नहीं गया है। प्रसंग के इसमें आपको कोई भी अंक नहीं मिलेंगे, आपको केवल हिंदी भाषा में उसका भावार्थ लिखना है, क्या उसे आप समझते हैं। दूसरा है दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संशयो न कर्तव्य, और यह जो सूक्ति है वो विक्रमस्य औदार्यम इस पाठ से ली गई है, तो आप वहां से उसको अच्छे से पढ़ें। तेन त्यक्तेन भुंजी था, यह विद्यामृतम अश्नुते नामक पाठ से ली गई है और यह पाठ ईशावास्योपनिषद का भाग है। अगली सूक्ति है त्वया निर्मितो अनाथाश्रमो अधुना महाद्रुमेण परिणत, और यह जो सूक्ति है वो दीनबंधु श्री नायार है इस पाठ से ली गई है। श्री चंद्रशेखर वर्मा जी द्वारा ये रचित है, पाषाणी कन्या नामक कथा संग्रह से ये सूक्ति ली गई, उसे आप वहां से अच्छे से पढ़ें। अब हम सरल करते हैं अन्वय वाला प्रश्न। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः,
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। खालिस्तान नाम लोकाः। तो आप देखें, नाम लोकाः, इसके पास एक तो ते शब्द है और एक असूरिया शब्द है। इन दोनों में से यहाँ आ जाएगा असूरिया, क्योंकि ते पहले से ही अन्वय में दिया गया है। तो पहले खालिस्तान में आएगा असूरिया। असूरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। तमसावृता यहाँ दिया है, अंधेन यहाँ से गायब है, तो नीचे दूसरे में हो जाएगा अंधेन। ये के चात्महनो, यहाँ देखो आप, जनाह यहाँ से गायब है, तो यहाँ आ जाएगा जनाह, तीसरे में आएगा जना। अब एक ही बच गया है, अभिगच्छन्ति नंबर 4 में, यही आ जाएगा ते प्रेत्यतान अभिगच्छन्ति। तो इस प्रकार से अन्वय आपको सरल करना है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितं श्लोकं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि श्लोकात् चित्वा संस्कृत भाषया पूर्ण वाक्येन लिखत। पूर्ण वाक्य में आपको इसका उत्तर देना है, एक पद में उत्तर नहीं देना है, ये याद रखें। 3 अंक का ये रहेगा, 4 प्रश्न है, 3 आपको करने हैं। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। तो इसका प्रश्न है पहला, सर्वत्र कीदृशम नीरम अस्ति। इसका उत्तर बनेगा सर्वत्र नीरज राजितम नीरम अस्ति। सर्वत्र नीरज राजितम नीरम अस्ति। दूसरा प्रश्न, मरालस्य मानसम किम विना न रोचते। तो मरालस्य मानसम मानसम विना न रोचते, तो किम के स्थान पर आप मानसम लिख देंगे। तीसरा, रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना अस्मिन् वाक्ये रमते क्रियापदस्य कर्ता कः। तो इसमें रमते क्रियापद का कर्ता है मानसम अर्थात मन, तो आप लिख देंगे मानसम। अगला प्रश्न, मानसम मानसम अत्र कः अलंकार। तो मानसम मानसम अत्र यमक अलंकार। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, एक पद में आपको उत्तर नहीं देना, ये याद रखना। अगला प्रश्न, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि गद्यांशात् चित्वा संस्कृत भाषया पूर्ण वाक्येन लिखत। ये भी उसी प्रकार से 3 अंक का रहेगा, 4 आपको प्रश्न दिए गए हैं, 3 आपको करने हैं और 3 अंक का ये रहेगा। इसका पहला प्रश्न है, शिव वीरस्य सेवकः किम आदाय प्रयाति। तो क्या लेकर वो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव वीरस्य सेवकः, किम के स्थान पर आप तस्य आवश्यकम पत्रम, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, तस्य आवश्यकम पत्रम किम के स्थान पर। केवल पत्रम भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। उत्तर हो जाएगा शिव वीरस्य सेवकः तस्य आवश्यकम पत्रम आदाय प्रयाति। दूसरा प्रश्न, सेवकः कस्मिन् समये तोरण दुर्गम प्रयाति। तो आपको पैराग्राफ में सबसे अंत में ये समय बताया है, समयस्थ सायं। तो उत्तर हो जाएगा सेवकः सायं समये तोरण दुर्गम प्रयाति। दुर्गात इति पदे का विभक्ति। तो दुर्गात में जैसे राम शब्द से रामात बनता है पंचमी एक वचन में, दुर्ग शब्द से दुर्गात बन जाएगा और आप लिखें पंचमी एक वचन। विभक्ति पूछा है, वचन न भी लिखें तो भी चलेगा। प्रदाय इति पदस्य किमत्र विलोम पदम। प्रदाय का विलोम पद यहाँ क्या है। तो इसके लिए हो जाएगा आदाय, इसका विलोम पद आदाय प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पद दिए गए हैं, कोष्टक से आपको प्रश्न निर्माण चुनना है। 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, 4 आपको करने हैं और 4 अंक के रहेंगे। पहला है मंत्रीणाम मध्येपि, मंत्रीणाम, तो इसका उत्तर हो जाएगा केशाम। दूसरे में उत्पथैः मम मनः, मम, तो इसके लिए हो जाएगा कस्य। निपुणम निरूप्यमाणः लवः मुखचंद्रेण सीतया, सीतया के लिए होगा कया। प्रश्न निर्माण के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाकर डाली गई है चैनल पर, आप उसको देखें और विस्तार से समझें किस प्रकार से प्रश्न निर्माण किए जाते हैं। कौत्सः, इसके लिए हो जाएगा कह। और त्वाम, भगवान त्वाम
दीर्घ जीवनम कारयतु, त्वाम के लिए हो जाएगा कम। भगवान कम दीर्घ जीवनम कारयतु। इस प्रकार से प्रश्न बने। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत साहित्य परिचय के हैं ये। वेदाः कति सन्ति। अब ये पढ़ो, इसमें क्या कहा गया है कि उत्तराणी संस्कृत भाषया एक पदेन लिखत। आपको संस्कृत भाषा में उत्तर देने हैं और एक पद में उत्तर देने हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, संस्कृत भाषा कहा गया है। अगर पूछा है वेदाः कति सन्ति, कुछ बच्चे लिख देते हैं ऐसे 4, क्या लिख देंगे 4, ये नहीं चलेगा क्योंकि कहा है संस्कृत भाषया, तो आपको लिखना पड़ेगा चत्वारः। चत्वारः क्यों लिखा? क्योंकि वेद शब्द जो है पुल्लिंग है, तो आपको भी पुल्लिंग संख्यावाची शब्द ही लिखना है। 4 तक तीनों लिंगों में संख्यावाची शब्द चलते हैं, ये आप जानते हैं। दूसरा है महाभारते कति पर्वाणि सन्ति, तो इसके लिए हो जाएगा, आप जानते हैं, अष्टादश, तो लिखें अष्टादश पर्वाणि। गीतायाम कति श्लोकाः सन्ति, तो गीता में 700 श्लोक हैं, तो उसके लिए संस्कृत हो जाएगी सप्तशतम श्लोकाः। ये केवल सप्तशतम लिख दीजिए तो भी चलेगा। अगला प्रश्न, उत्तर रामचरितस्य रचयिता कः, तो आप जानते हैं उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति के द्वारा लिखी गई है। केवल भवभूति लिखें, ये महाकवि भवभूति आप लिख सकते हैं। दीनबंधु श्री नायार है, अयम पाठ है कस्मात् कथा संग्रहात् संकलितः, तो यह पाषाणी कन्या इति कथा संग्रहात् संकलितः, ये लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया एक पदेन लिखत। याद रखना, संस्कृत भाषा में आपको लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है या रोमन पत्ती में नहीं लिखना है। कालिदास से सर्वोत्कृष्टम नाटकम किम अस्ति, कालिदास का सर्वोत्कृष्ट नाटक जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। श्री हर्षस्य रचयिता कह है, तो श्री हर्ष के रचयिता महाकवि बाणभट्ट हैं। तीसरा, विद्यामृतम अश्नुते इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, तो विद्यामृतम अश्नुते ये ईशावास्योपनिषद इस ग्रंथ से लिए गए हैं, तो लिखेंगे आप ईशावास्योपनिषद इति ग्रंथात्। दस कुमार चरितस्य रचयिता कह है, महाकवि दंडी इसके रचयिता हैं। नैषधीय चरितस्य रचयिता कह, नैषधीय चरितम के रचयिता जो है वो श्री हर्ष है। महाकवि श्री हर्ष लिख सकते हैं, श्री हर्ष लिखें तो भी चलेगा। अगला प्रश्न चौथे खंड का है, अनुप्रयुक्त व्याकरणम, तो आप जानते हैं कक्षा 9वीं से आप ये प्रश्न करते आ रहे हैं, एक संधि का, एक समास का और एक कारक का ये प्रश्न रहता है। अथवा में आपको 2 दिए जाते हैं, एक आपको करना है, लेकिन ये ध्यान रखें परिभाषा हिंदी भाषया, आपको कहा गया है कि परिभाषा तो आप हिंदी भाषा में दें, लेकिन उदाहरण से संस्कृत भाषा, लेकिन ये उदाहरण जो आप लिखेंगे वो संस्कृत भाषा में लिखेंगे, हिंदी भाषा में नहीं लिखेंगे। समास और कारक की भी वीडियो चैनल पर विद्यमान है, आप वहां से विस्तार से इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू ये प्रश्न है। 4 आपको विकल्प दिए हैं, एक उसका सही उत्तर है, तो आपको वो चुनना है और लिखना है। शरीर यात्रापि इत्यस्य शब्दस्य क संधि विच्छेदः, संधि छेद आपसे पूछा है, तो शरीर यात्रा धन अपि, यह इसका उत्तर हो जाएगा और संधि है यहाँ दीर्घ संधि। पुरुषः अश्नुते, इसका जो संधि पद है वो है पुरुषोश्नुते, घ भाग ये इसका उत्तर है। अगला है तत्प्लस श्रुत्वा इत्यस्य संधियुक्तम पदम किम, तत्श्रुत्वा ये पहला ही इसका क भाग इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये सही है। विमृश्य इत्यस्य प्रकृति प्रत्यय सतः, विमृश्य में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा उत्तर विमृश और लेप, ये वाला, इसमें तो यत है लेप नहीं है। घ भाग विमृश और लेप, वि उपसर्ग है, मृष धातु है, लेप प्रत्यय। अगला दैष्टिकता इत्यस्मिन शब्दे का प्रत्यय, तो बहुत से बच्चे ता लगा देते हैं, लेकिन ता कोई प्रत्यय नहीं है, तल प्रत्यय होता है, इसका ता से इस बचता है, दैष्टिकता में है तल प्रत्यय। उपदिष्टव्यत, इसके संयोग से कौन सा रूप बनेगा, उपदेष्टव्यम, क भाग
यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न, महान्धकारः इत्यस्मिन् शब्दे कः समासः? तो महान अंधकारः, इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय। तपोधनः इत्यस्य शब्दस्य कः विग्रह? तो तपोधन का विग्रह होगा तपः एव धनम यस्य से, गए पार्ट। और अगर इसमें समास पूछा जाए आपसे तो बहुव्रीहि समास तपोधन में है। अगला प्रश्न, निशायाम निशायाम अत्र समस्तपदम किम? तो इसके लिए हो जाएगा अहर्निशम। अहनिच निशाच, अगर ये इसका विग्रह करते हैं हम तो वहां होगा द्वंद्व समास। लेकिन निशायाम निशायाम अगर ये विग्रह किया जाता है तो उसका समस्त पद बनेगा अहर्निशम और समास यहाँ हो जाएगा अव्यूह। ये आप याद रखें। अगला प्रश्न है, अव्ययम इत्यस्य विग्रह अस्ति, मतलब इसका विग्रह क्या है ये पूछा है आपसे। अव्ययम का न वयम, और ये समास बनता है नए समास, जो कि तत्पुरुष का भेद है, आप जानते हैं। कर्मणा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति और वचन क्या है ये आपको बताना है। तो तृतीय विभक्ति एक वचन है कर्मणा में। विद्वान इत्यस्य शब्दस्य पर्याय पदम किम? विद्वान का पर्याय पद प्राज्ञः, कोविदः, मनीषी, उपर्युक्ता सर्वे। तो उपर्युक्ता सर्वे ये इसका उत्तर है, क्योंकि विद्वान का प्राज्ञ है, मनीषी और कोविदः ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। धीराः इत्यस्य शब्दस्य पर्याय पदम किम? तो धीर शब्द का पर्याय पद मनुष्याः गहनम धैर्यशालिनः संसारः। तो उत्तर हो जाएगा धैर्यशालिनः। 14वां प्रश्न देखें, निःशेषम इत्यस्य शब्दस्य विलोम पदम किम? तो निःशेष का विलोम पद हो जाएगा ख भाग शेषम। 15वां प्रश्न, जवीयः इत्यस्य शब्दस्य विलोम पदम किम? जवीय का विलोम पद क्या है? तो इसका विलोम पद है शिलः। अगला प्रश्न 16वां, गहनम तमः इत्यस्य शब्दस्य किम विशेष्य पदम पाठे प्रयुक्तम? तो इसके लिए जो विशेष्य पद पाठ में प्रयोग किया गया है वह है यौवन प्रभवम, क भाग। 17वां और अंतिम प्रश्न, दोष जातम इत्यस्य शब्दस्य किम विशेषण पदम पाठे प्रयुक्तम? तो इसके लिए विशेषण पद पाठ में जो प्रयोग किया गया है वह है अति मलिनम। तो ये दोनों ही पांचवें पाठ सुखनाशोपदेश से लिए गए हैं, तो आपको अच्छे प्रकार से इनकी तैयारी करनी है। यह तो एक हमने प्री बोर्ड का पेपर सरल किया है। आगे की कुछ वीडियो में अन्य मॉडल टेस्ट पेपर बनाकर भी डाल दिए जाएंगे, उनको भी सरल करवा दिया जाएगा, और जिसमें इतना समय नहीं लगेगा उनको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। समझाने का तरीका नहीं रहेगा, केवल सीधे सीधे उनके आंसर आप हम करेंगे ताकि आप अच्छे से इनका अभ्यास कर सकें। तो इस प्रकार से आज हमने 12वीं कक्षा का ये प्री बोर्ड का पेपर सरल किया है। आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अन्य सैंपल पेपर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।